हे गाइस, हाय दिस इज जे एंड यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी टेंस की, राइट? कल की वीडियो में हम लोगों ने टेंस के इंट्रोडक्शन को समझा था। अगर आपने कल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ जाकर पहले उसे देख लें। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने समझा था कि टेंस क्या है। टेंस बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। किन चीज़ों का भाई? टेंस जो है बेसिकली आपके टाइम और आपके एक्शन का कॉम्बिनेशन है, राइट? अगर आप टेंस को समझना चाहते हैं तो पहले आपको टाइम और एक्शन को समझना था, राइट? इन्हीं को हमने लास्ट वीडियो में समझा था। तो दोस्तों, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को हमने पाया कि वो 3 टाइम फ्रेम्स में एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन से? आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और फ्यूचर। जिस मोमेंट में आप सांस ले रही हैं ये आपका प्रेजेंट है। आपका बीता हुआ प्रेजेंट ही आपका पास्ट होता है, वो समय जो बीत चुका है। और आने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग फ्यूचर कहते हैं। ओके, वहीं हमने समझा कि आपका एक्शन भी 4 एस्पेक्ट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से? फर्स्ट है सिंपल एस्पेक्ट, जिसको हम लोग इंडेफिनिट एस्पेक्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है आपका परफेक्ट एस्पेक्ट और चौथा है आपका इन दोनों कॉम्बिनेशन, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर आप कह सकते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। ओके, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टेंस जो है आपके टाइम और एक्शन कॉम्बिनेशन है, राइट? तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इन सभी एक्शन के एस्पेक्ट्स को एक एक करके इन टाइम फ्रेम्स में रख देना है और बनकर तैयार हो जाएगी आपके टेंस की कंप्लीट लिस्ट। वो कैसे? जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, राइट? Present indefinite, present progressive, present perfect progressive, future indefinite, future progressive, future perfect progressive। ओके, हालांकि future perfect progressive अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नहीं पढ़ते हैं। ओके, सो बेसिकली मैंने आपसे कहा कि टेंस इज बेसिक द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। आपके जो एक्शन के एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे, उन्हीं को आपने इन टाइम फ्रेम में रख देना है और बन के तैयार हो जाएंगे आपके टेंस की कंप्लीट लिस्ट। ओके, फिर आप पाएंगे कि हर एक टेंस में, हर एक इंडिविजुअल टेंस में आप लोग यूजुअली कर क्या रहे हैं? आप लोग बना तो सेंटेंस ही रहे हैं, राइट? अब उन सेंटेंसेस की हम लोग बात करें तो सेंटेंस क्या होता है भाई? बताइए जरा, क्या होता है सेंटेंस? आप जानते हैं कि सेंटेंस जो है कुछ और नहीं बल्कि अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। इट इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि आपका जो सेंटेंस होता है वो शब्दों से बनता है, राइट? और शब्दों को हम अरेंज करते हैं किस चीज़ में? एक फैशन में, एक प्रॉपर वे में, जिसे हम कहते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ओके, तो आपको अब वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझनी है कि भाई ये तो आपने समझ लिया, लेकिन इसके अंदर जो सेंटेंसेस बनेंगे उसमें हम लोगों ने वर्ड्स कैसे अरेंज करने हैं, राइट? तो एक बार एक नज़र उस पर डालते हैं। देखिए, आपके सेंटेंसेस जो मैंने आपसे कहा वे आपके मुख्य रूप से इसमें, अगर हम टेंस की बात करें तो सिर्फ 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो इसमें होगा टाइप, वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जो पॉजिटिव हैं या फिर जिनमें आप किसी प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। ओके, दीज आर बेसिकली पॉजिटिव सेंटेंसेस। इनमें आपने क्या करना होता है? इनमें आपने सबसे पहले प्लेस करना होता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यानी कि वो वर्ड जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी जिसे हम कर्ता भी कह देते हैं, हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन। उसके बाद में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। ओके, उसके बाद में फिर हम एक पर्टिकुलर मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में तो हालांकि दूसरे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोग भी मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है वो एलिमेंट या फिर वो व्यक्ति या वो वस्तु जिस पर ये एक्शन किया गया है, हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन।
ओके, जो एक्शन का रिसीवर होता है। मैं ये चीज़ एक अलग से वीडियो में समझा चुका हूँ, मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसमें देख लें, अच्छे समझ लें, राइट। मैं यहाँ पे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट है। ओके, लेकिन समटाइम्स होता क्या है, समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कंबाइन करके मेन वर्ब की एक डिफरेंट फॉर्म बना देते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म को चेंज कर देते हैं और हम सिर्फ उसको लिखते हैं। कैसे, हम लोग सिर्फ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वो कैसे, जैसे आप लोग जानते होंगे कि अगर कहीं पर डज और गो लिखना है तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख देता हूँ GOES गोज। ओके, ये डज का जो ES है ये मैं गो के बाद लगा देता हूँ, गोज बन जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कई बार हम लोग हेल्पिंग वर्ब को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं लिखते हैं, बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कंबाइन करके एक फॉर्म चेंज करके यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपका आता है इसके अंदर, वो है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी एक्शन को या किसी बात को डिनाई करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे नहीं आ जाता है वहाँ पर हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। भाई नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नेगेटिव एडवर्ब नोट का। ओके, किसका यूज़ करते हैं, नोट का। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब। सो इसका अफेक्ट जो होगा, राइट, इसका प्रभाव जो होगा वो वर्ब के एक्शन के ऊपर होता है कि वो एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसको हमेशा ही मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है। ये है इसकी फिक्स पोजीशन नॉट की, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ओके, ये कहीं और नहीं आ सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर किसी केस में आपको ये वाला केस आपको देखने को मिले कि वहाँ पर सिर्फ मेन वर्ब लगी हुई है पॉजिटिव सेंटेंस में, यानी कि वहाँ पर जैसे मैं आपको कहता हूँ कि सपोज कीजिए मैंने डिड और गो को मिलाकर वहाँ पर वेंट लिखा हुआ है। ओके, तो अगर पॉजिटिव में वेंट है, मुझे उसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में जब बनाऊंगा तो मुझे नोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और नोट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो उस केस में मुझे वेंट को हटाकर मुझे डिड और गो को लिखना होगा। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे आप कहते हैं आई वेंट टू कॉलेज, लेकिन जब नेगेटिव करेंगे आप कहेंगे आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। ओके, तो वहाँ पर आप फिर से किसका, डिड और गो का यूज़ करेंगे, वेंट का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स होंगी। नेक्स्ट जो है आपकी वो होती है इंटेरोगेटिव। दोस्तों, इंटेरोगेट करने का मतलब होता है किसी से प्रश्न पूछना, यानी कि इन सच सेंटेंसेस यू आर सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं। ओके, तो प्रश्न पूछने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। हम लोग कह देते हैं कि यस नो टाइप है, जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है, और दूसरे होते हैं WH टाइप, जिनमें आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस बना के जवाब देना पड़ता है। ओके, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं दोस्तों। आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आ रही है सब्जेक्ट के बाद में, इसको उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, यानी कि अब हेल्पिंग वर्ब आपका फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। उसके बाद आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद यूज़ करेंगे मेन वर्ब को, और उसके बाद यूज़ करेंगे जो भी एलिमेंट्स हैं आपके फर्दर ऑब्जेक्ट एंड ऑल। और यहाँ पर आप फुल स्टॉप नहीं, जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप लगता है, यहाँ पर आप इंटरोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कई बार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बेटे जब बात नेगेटिव की या इंटरोगेटिव की होगी, वो सेंटेंसेस बिना हेल्पिंग वर्ब के बन ही नहीं सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का होना बेहद जरूरी है। हालांकि एक एक्सेप्शन है जब हम हु का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके, सो दिस इज हाउ हम लोग क्या करते हैं, अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी नोट का इस्तेमाल हो जाता है, और अभी मैंने बताया नोट की प्लेस क्या है, वो है मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अब ये नोट जो है हेल्पिंग वर्ब से चिपका तो नहीं हुआ है ना, ऑब्वियस सी बात है, यानी हेल्पिंग वर्ब बेशक वहाँ चली गई हो स्टार्टिंग में, ओके, लेकिन नोट यहीं रहेगा किससे, मेन वर्ब से पहले। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके दोस्तों, एक होती है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यहाँ पे समझिए दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जोड़ देना।
कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब है जब आप हेल्पिंग वर्ब और नोट को जोड़ देते हैं तो कुछ आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद एन अपोस्ट्रोफ एस जैसी फॉर्म बन जाती है, राइट। जैसे कि आप डिड प्लस नोट को जोड़ दे तो बन जाता है डिडन, ओके। ऐसे ही वांट, शैंट, बहुत सारे वर्ड्स इनको हम कंबाइन करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना देते हैं। अगर ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को बाहर ले जाएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि हैव यहाँ, हेल्पिंग वर्ब यहाँ और एंटी यहाँ, ऐसा आप लोग ना करें, ओके। तो दोस्तों ये है आपके टेंस की बेसिक क्या स्ट्रक्चर्स, ओके। ये पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताए हैं, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, इन सभी के अंदर ये 3 सेंटेंसेस आएंगे ही आएंगे, ओके। और आपको इनके स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको वर्ड्स को अरेंज करना है, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इनको हम लोग समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इंडिविजुअल टेंसेस के स्ट्रक्चर्स की, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट में। दोस्तों प्रेजेंट में सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसे आप बोल देते हैं, ओके। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल, अब देखिए हम यहाँ पे जो है तीनों स्ट्रक्चर्स का जिक्र नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो ज़रूरी है हम उसकी बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अफॉर्मेटिव आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, बाकी आप आइडिया लगा सकते हैं, ओके। तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट में आप देखेंगे कि 2 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, ओके। आप पाएंगे कि 2 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। एक वो जिनके अंदर एक्शन की बात की जाती है और एक वो जिनके अंदर स्टेट की बात की जाती है, यानी कि जहां पर एक्शन नहीं होता, ओके। जैसे कि आप कहते हैं आई टीच इन अ कॉलेज, यहाँ पे एक्शन है, लेकिन आई एम अ टीचर यहाँ पे स्टेट की बात की जा रही है, ओके। जहाँ पे कोई चीज़ हो वो एक्शन, और जहाँ पे किसी के बारे में कुछ कहा जाए वो स्टेट होता है, ओके। तो दोस्तों जहाँ पर एक्शन का जिक्र होगा वहाँ पर हमारे पास डू और डज करके 2 हेल्पिंग वर्ब्स दी गई हैं, ओके। क्या क्या है, डू है और डज है, ओके। डू और डज 2 हेल्पिंग वर्ब्स दी गई है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों कि आपके इंग्लिश में चलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके। क्या चलता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्या है, एक बार यहाँ मैं स्टार बनाकर आपको अलग से समझा देता हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब है कि आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और जो वर्ब आते हैं वो दूसरे के साथ एग्री करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें, ओके। तो एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पर नॉर्मली जिस नाउन के बाद एस या एस लगा होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन जिस वर्ब के बाद एस या एस लगाता है होता है वो वर्ब सिंगुलर होती है, ओके। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पर हम डज का इस्तेमाल करेंगे, ओके। लेकिन अगर बात स्टेट की हो रही है तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इज, आर या फिर एम का इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद में हम लोग किसी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लगा देते हैं, ओके। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, आर जो है वो प्लूरल के साथ आता है। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर इज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है, आर जो है वो प्लूरल के साथ आता है, और एम का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आई के साथ किया जाता है, ओके। और ऊपर क्या कहा मैंने, डू जो है आपका, डू वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, और डज जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है, ओके। और इनके बाद डेफिनेटली कोई मेन वर्ब लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं किस चीज़ की, बताइए जरा मुझे, एक्शन की, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक ऑफ प्रेजेंट सिंपल। मैं भी आप लोगों को सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें। मैं एक एक चीज़ करके आपके सामने खोलना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता खिचड़ी बन जाए, ओके। तो आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे होंगे, ओके। तो मैंने आपसे कहा कि हम डू डज का और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है बच्चे, मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको कि जहाँ पर, ठीक है, डू
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, वहाँ पर इन दोनों कंबाइन करके हम नॉर्मली सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव फॉर्म ही लिख लेते हैं। ओके, डू को लिखने की आवश्यकता नहीं होती अफर्मेटिव में, जैसा कि मैंने आपको अभी 2 सेकंड पहले पीछे ही बताया है कि इन दोनों कंबाइन रूप से लिख लेते हैं। द सेम वे हम लोग डज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंबाइन कर क्या कर लेते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम लोग जोड़ लेते हैं एस या ई एस को। ओके, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, तो चलिए एक बार मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट हुआ क्या, अगर आपका सब्जेक्ट होता है, मैं प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट लिख सकता हूँ, जैसे कि यू, वी, दे। ओके, तो हम लोग उसके साथ में क्या यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव हुआ तो आप डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, अब अगर आपका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, सिंगुलर कैसे, ही, शी या इट, तो आपको यहाँ पर किसका यूज़ करना है, मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देना है फर्स्ट फॉर्म के साथ में। ओके, जैसे लिसन्स, गोस, सिंग्स, दैट वे। ओके, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देना है। लेकिन बेटे अगर ये नेगेटिव हुआ तो अब जो है, क्योंकि नॉट जो है वो कहती है मैं तो हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में आऊँगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आऊँगी, तो मेन वर्ब की एस या ई एस में से हम लोग डज को निकाल लेंगे बाहर, और अब यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद एस या एस का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आई के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, आई के साथ भी हम लोग डू वाला ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, डज का इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग मेन वर्ब की इसका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, और अगर इसका नेगेटिव बनता है तो हम यहाँ पर डू और नोट का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये हमने बात की किस चीज़ की, सिंपल प्रेजेंट की। अब ये तो हुए वो जिनमें एक्शन आ रहा था। ओके, अब बात करते हैं वो जिनमें स्टेट आती है। ओके, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ आई एम ए टीचर, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि इज़ आर एम के बाद आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप कोई एक्शन वर्ड, कोई मेन वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कोई नाउन या एडजेक्टिव लगा रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट के बारे में ही अधिक जानकारी दे रहा है। हम लोग उसे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसी में अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव की। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसमें यानी कि हम लोग बात करते हैं कोई एक्शन हो रहा है, चल रहा है, इट इज इन द मिड ऑफ हैपनिंग, राइट, अभी खत्म नहीं हुआ है, वो शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बस चल रहा है। ओके, तो ऐसे उसमें हम लोग याद रखिएगा जब भी बात प्रोग्रेसिव की आ जाती है तो हम लोग यूज़ करते हैं टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब को। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जहाँ भी प्रोग्रेसिव की बात आ जाएगी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। कल मैंने बताया था आपको टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर हम लोग किस किस को स्टडी करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं इज को, आर को और एम को, और इसके बाद में हम लोग मेन वर्ब की, ठीक है, जो फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में हम लोग क्या लगा देंगे, हम लोग आई एन जी लगा देंगे, डूइंग, सिंगिंग, ईटिंग, लिसनिंग, ओके, वॉट एवर इट इज़। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप कहेंगे सर इज़ आर एम तो यहाँ भी यूज़ किया, लेकिन बेटे यहाँ पर इसके बाद में कोई मेन वर्ब तो नहीं आई ना, यहाँ पर सिर्फ कोई नाउन एडजेक्टिव आया जो कि कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब आई है, यहाँ पर एक्शन बता रहा है। ओके, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम रहेगी, मैं आपको बता चुका हूँ कि इज़ का यूज़ होगा सिंगुलर, आर का यूज़ होगा प्लूरल और आई एम का यूज़ होगा आई के साथ में। ओके, मुझे नहीं लगता फालतू मुझे बताने की आवश्यकता है। चलिए अब थर्ड बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आ गया है परफेक्ट एस्पेक्ट, जो मैंने कल आपको बताया था। जहाँ पे परफेक्ट एस्पेक्ट आ जाता है यानी कोई काम फिनिश हो चुका है, वहाँ पर हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब को, और टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं किस को, हैज़ को और हैव को, और इनके बाद में हमेशा ही मेन वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म यानी कि ईडी फॉर्म को आपने यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप यूज़ करेंगे। एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है यहाँ पर कि आपका जो हैज़ है, ओके, और जो हैव है उसमें डिफरेंस है।
हैज़ जो है उसको आपने यूज़ करना है सिंगुलर के साथ में। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यूज़ करेंगे किसको, हैज़ को। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके सब्जेक्ट में आई का इस्तेमाल हुआ है तब भी आप हैव को ही यूज़ करेंगे। ओके, मैं जानता हूं कि आई सिंगुलर है लेकिन आई के साथ कुछ पर्टिकुलर डिफरेंसेस हैं। जैसे यहाँ पर आई के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हैव यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर डू यूज़ करते हैं। तो समटाइम इट लुक्स लाइक सिंगुलर बट समटाइम रूल्स आर सच वे कि इसको प्लूरल की तरह देखा जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है मेरे दोस्तों इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कौन सा, चौथा एस्पेक्ट आपको बता चुके हैं, क्या है बताइए जरा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। राइट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब यहां पे मैंने आपको कल भी बताया था कि इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट, सो दैट्स व्हाई विल बी यूजिंग द बोथ फीचर्स। ओके, बोथ फीचर से मेरा मतलब है कि यहां पर परफेक्ट है तो यानी कि मैं यूज करूंगा टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब को, और टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब में किसको यूज करूंगा मैं यहाँ पर, हैज और हैव को। दैट डिपेंड्स कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। और इसके बाद में हम लोग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे क्योंकि जो वर्क है, जो एक्शन है वो चल रहा है। ओके, फिनिश होने कगार पे है लेकिन फिनिश नहीं हुआ है, सो दैट्स व्हाई मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टू बी से बाद में ही किया जा सकता है, तो इसलिए मैं यहां पर यूज कर लेता हूं बी को। लेकिन हैव कहता है मेरे पास जो भी आएगा उसको थर्ड फॉर्म में बदलना होगा, इसलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन को यूज करूंगा, तो बन जाता है हैव बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ओके, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट विल हैव टू रिमेंबर इन दिस केस। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं आपके पास्ट की। ओके, तो दोस्तों अगर हम बात करें पास्ट की तो पास्ट में भी एग्जैक्टली सेम है, कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। पास्ट में भी आपने इन चारों एस्पेक्ट्स को इसी प्रकार रख देना है और एक एक करके बात करनी है। किस प्रकार, देखिए जरा। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट की। दोस्तों पास्ट सिंपल जैसे हमने अभी प्रेजेंट सिंपल को देखा, द सेम वे इसमें भी यही होता है। क्या होता है कि यहाँ पर दो प्रकार के आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, एक वो जिसमें एक्शन होगा, एक वो जिसमें आप किसी की स्टेट के बारे में बताएंगे, कोई था, ठीक, कोई आपका रिलेटिव था, कोई फ्रेंड था, कोई टीचर था, दैट वे। ओके, एक्शन वाले में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमें दी गई है हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड के बाद हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें इन दोनों को रिप्लेस करना है, यानी कि आपके पॉजिटिव सेंटेंस में जहाँ पे नेगेटिव का यूज़ नहीं हुआ है, जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करना चाहते अननेसेसरीली, हम वहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके, डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म, तो इन दोनों कंबाइन करके हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस चीज़ को याद रखना है आपने कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपके पास्ट इंडेफिनिट के किसमें, पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है और कहीं भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल, सिर्फ एक जगह होगा, कहाँ पर, आपके पास सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस में। और स्टेट में वही आपने करना है, वॉज और वर का इस्तेमाल कर लेना है। ओके, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे हम आपका जो है लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, इसी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में आपने वही किसी नाउन या फिर किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर लेना है, जैसे शी वॉज माई फ्रेंड, ठीक है, आई वॉज योर टीचर, वी वर क्लासमेट्स, राइट, दैट वे। तो एक और चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि दोस्तों वॉज का यूज़ जो है हम तब करेंगे जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और वर का यूज तब करेंगे जब प्लूरल होगा। अब नाउ इन दिस केस अब आप कंफ्यूज होंगे, सर आई को कहाँ रखें, आई के लिए हमने डिफरेंट पढ़ा, तो क्या आई वर होगा। दोस्तों आई के साथ वर का इस्तेमाल होता है, लेकिन सब्जंक्टिव केस में, जहाँ पे हम इमेजिनेशन, कल्पना की बात करते हैं, जहाँ पे हम ऐसे कहते हैं आई विश आई वर ए बर्ड, आई विश आई वर मिलियनर। ओके, तो वहाँ पर हम वर का इस्तेमाल आई के साथ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग आई के साथ में वॉज का इस्तेमाल ही करेंगे, आई वॉज योर क्लासमेट। ओके, दैट्स वे। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ओके, और फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट प्लस, अब नोट आएगा, नोट कहेगा मुझे ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। अब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से डिड निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
जैसे मैंने आपसे अभी कहा था शी वेंट टू कॉलेज, शी डिड नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है। वेंट में से डिड निकाल दिया, क्या बचा, गो बचा, सिंपल। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव की। दोस्तों बात करते हैं यहां पर पास्ट प्रोग्रेसिव की। पास्ट प्रोग्रेसिव में जो आपने पीछे देखा एग्जैक्टली वही हमने टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, लेकिन टाइम फ्रेम चेंज होने की वजह से यहाँ पर इज आर एम नहीं, बल्कि हम लोग यूज़ करेंगे वॉज और वर का। ओके, और उसके बाद में जो भी मेन वर्ब आएगी उसके बाद हमने क्या लगाना है, आईएनजी। एग्जैक्टली जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म होगी, जो एस्पेक्ट होगा वहाँ पर हमेशा ही मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है आपने। ओके, तो वॉज वर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, फालतू कोई स्यापा यहाँ पर नहीं है। वॉज का इस्तेमाल आई और सिंगुलर के साथ में, वर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ में। ओके, अब थर्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों। थर्ड क्या है, पास्ट परफेक्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट, इसमें क्या करना है, परफेक्ट एस्पेक्ट आ गया है। आप जानते हैं कि यहाँ पर आपने टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर क्योंकि टाइम फ्रेम पास्ट का है तो हैज हैव नहीं बल्कि हैड का इस्तेमाल होगा। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिर्फ हैड का इस्तेमाल होगा। उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म। एग्जैक्टली थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। कहीं भी अगर पास्ट परफेक्ट है, कहीं भी अगर पास्ट परफेक्ट नहीं सिर्फ परफेक्ट एस्पेक्ट है, कहीं भी अगर हैज हैव हैड किसी का भी इस्तेमाल हुआ, चाहे किसी मोडाल के बाद ही क्यों ना हो, कुड हैव माइट हैव के रूप में, तब भी आपने हमेशा ही किसका यूज करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। ओके, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा जो है इसके अंदर वो क्या है, वो है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। दोस्तों वही जो पीछे बताया एग्जैक्टली वही इस्तेमाल करना है आपने। यहां पर आपने यूज करना है हैड को, यहां पर यूज करना है आपने मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। अब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहेगी मैं तो बी के बिना आऊंगी नहीं, हैड कहेगा मेरे बाद आएगी तो थर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तो बन जाएगा हैड बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। राइट, कोई स्यापा नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइम फ्रेम की, यानी कि फ्यूचर की। दोस्तों फ्यूचर में हम सिर्फ तीन को स्टडी करेंगे। ओके, तीन कौन कौन से, जल्दी से देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल फ्यूचर की। ओके, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। दोस्तों फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की जब हम लोग बात करते हैं तो फ्यूचर दिखाने के लिए मैंने आपसे कहा था ज़्यादा रूल्स नहीं है, सिर्फ दो शब्द हैं, विल और शैल, उन्हीं को यूज़ करना है। ओके, तो दोस्तों हमारे पास में क्या दिया गया है, हमारे पास में विल है और शैल है। ओके, अब दोस्तों एक चीज़ आपने याद रखनी है कि विल और शैल, ओके, इसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ विल शैल नहीं, विल शैल कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मोडाल ऑक्सिलरी। मैंने आपसे कहा था कि ये ऑक्सिलरी भी है और मोडाल भी। हर मोडाल के बाद में जब भी मेन वर्ब आएगी दोस्तों वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। मोडाल्स के बाद कभी भी वर्ब अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती। ओके, तो विल और शैल के बाद हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि सर शिल्क शैल और विल का इस्तेमाल करें कहाँ, ये बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। दोस्तों वो डिपेंड करता है आपके पर्सन पे। पर्सन कैसे, देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा साइड में बता देता हूँ। देखो कम्युनिकेशन के आधार पे आपके जो पर्सन है वो तीन है। ओके, एक है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दोस्तों जिसने बात को शुरू किया, ठीक है, शुरू कैसे किया, या तो लिख कर या बोल कर, यानी कि जो आपका स्पीकर है या फिर जो आपका राइटर है, जो आपका स्पीकर है या फिर जो आपका राइटर है दोस्तों, वो होता है आपका फर्स्ट पर्सन। जिसने बात को रिसीव किया, ठीक है, वो होता है सेकंड पर्सन, यानी बात को या तो सुन के रिसीव किया, लिसनर है, या फिर पढ़ के रिसीव किया, यानी कि रीडर है। और जो इस वक्त इस कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है, जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, या फिर जिसके बारे में बात की जा रही है, वो थर्ड पर्सन होता है, यानी कि हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कन्वर्सेशन। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा प्लीज़ कि आपके स्पीकर और राइटर जब भी अपने आप को संबोधित करते हैं वो आई या फिर वी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आई खुद के लिए, वी अपनी टीम के लिए,
सामने वाले के लिए आप हमेशा ही यू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप प्लूरल पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो आप यू, ऑल ऑफ यू जैसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और थर्ड पर्सन में जेंडर आ जाता है। जेंडर कैसे? अगर कोई मेल है तो ही कहेंगे, कोई फीमेल है तो शी कहेंगे, जेंडर नहीं पता तो इट कहेंगे, और प्लूरल है तो दे कहेंगे। तो इस तरीके से आपने पर्सन को विभाजित किया है। अब आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन से मेरा मतलब है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं आई या फिर वी को, तो उसका हम शैल का यूज़ करते हैं ऑफिशियली, और विल के साथ हम लोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इसका यूज़ करते हैं। ओके, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में इसका यूज़ हम करते हैं, यानी कि यू, ही, शी, इट, दे, इसके बाद विल का यूज़ होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में तो हम आई और वी के साथ भी विल का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन बस इतना याद रखना है कि आई और वी के साथ अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पर सिर्फ शैल का यूज़ होगा। विल आई गो देयर? नो। शैल आई गो देयर? एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ आप आई और वी के साथ में शैल का इस्तेमाल करते हैं। चीज़ ध्यान रखिएगा, और डिटेल में मैं आपको थोड़ा आगे पढ़ा दूंगा जब मोडाल की बात करेंगे। अब बात करते हैं आपके किस चीज़ की? फ्यूचर प्रोग्रेसिव की। दोस्तों फ्यूचर प्रोग्रेसिव ओके क्या है, कैसे है, क्या एप्लीकेशन है, वो सारी बाद में बताऊंगा, अभी टाइम निकला जा रहा है दोस्तों। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव में आपने क्या करना है? आपने विल और शैल का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन प्रोग्रेसिव की बात है तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए एक्शन की। लेकिन भाई साहब आप जानते हैं कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बड़ी शर्मीली है, वो बिना बी के नहीं आती, तो इसलिए आपको यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? बी का। ओके, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं थर्ड की, फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट ओके, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? अरे भाई परफेक्ट है यार, परफेक्ट एस्पेक्ट है, यानी कि आपको यहाँ पर टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। लेकिन क्योंकि फ्यूचर भी है तो आपको उससे पहले विल और शैल का इस्तेमाल भी करना है। तो विल हैव, शैल हैव, इस तरीके से आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनी है। ओके, माफ़ कीजिएगा आज थोड़ा लंबा खिंच गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी तकलीफ है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, और आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके। ओके, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश विद जय सिंह। धन्यवाद।